दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द यक्षाज बोन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ यक्षा के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और बून एक नाउन है जिसका मतलब होता है वरदान। द यक्षाज बून मतलब कि यक्ष का वरदान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, और यदि आप थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो दिखने में तो थोड़ा आप जूम करके इसको देखें। चलिए इसको शुरू करते हैं। इन मिथिला देयर लिव्ड आ वीवर नेम्ड मनसुख। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और वीवर का मतलब होता है बुनकर। जो व्यक्ति कपड़े वगैरह बुनता है उसे वीवर कहते हैं, जिसे जुलाहा भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन मिथिला, मिथिला में देयर लिव्ड अ वीवर नेम्ड मनसुख, मतलब कि मिथिला में एक मनसुख नामक एक जुलाहा रहता था, या कह सकते हैं मनसुख नामक एक बुनकर रहता था। वन डे, एक दिन, अ पार्ट ऑफ हिज लोम ब्रोक। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। ब्रेक मतलब टूटना, सेकंड फॉर्म ब्रोक। और लूम का मतलब है करघा। दोस्तों, लूम आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने अगर कहीं देखे हो तो इस तरह से जहाँ पर हाथों से कपड़ों को बुना जाता है, तो वो जो जिन चीज़ों पर मतलब जिस पर कपड़ा बनाया जाता है उसको लूम कहते हैं इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होती है करघा। तो उसे लूम कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, अ पार्ट ऑफ हिज लूम ब्रोक, मतलब उसके लूम का जो एक हिस्सा था, पार्ट था, वो टूट गया। ही नीडेड वुड टू रीमेक द ब्रोकन पार्ट। और दोस्तों, ये जो लूम्स होते हैं करघे, ये लकड़ी के ही बने होते हैं। ही नीडेड वुड टू रीमेक द ब्रोकन हार्ट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहां नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड का प्रयोग किया गया। आप इसे नोट कर लीजिए। ही नीडेड वुड मतलब क्या हुआ? उसे लकड़ी की ज़रूरत थी। टू रीमेक, रीमेक मतलब दोबारा बनाना, दोबारा बनाने के लिए द ब्रोकन पार्ट, टूटे हुए हिस्से को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसे टूटे हुए पार्ट को दोबारा बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। सो इसलिए ही वेंट टू द फॉरेस्ट, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल गया। विद एन एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। एंड बिगेन कटिंग, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, बिगिन कटिंग काटने लगा। कटिंग डाउन ए ड्राई टीक ट्री। दोस्तों, टीक ट्री का मतलब होता है सागौन का पेड़। जो लोग जो जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं वो जानते होंगे कि ये जो एक तरह की लकड़ी होती है टीक, जिसको हिंदी में सागौन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वेंट टू द फॉरेस्ट विद एन एक्स, मतलब वो एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। एंड बिगेन कटिंग डाउन अ ड्राई टीक ट्री, और वो एक सूखे, ड्राई मतलब सूखे, सागौन के पेड़ को काटने लगा। अ यक्षा लिव्ड ऑन दैट ट्री, और ये लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। अ यक्षा लिव्ड ऑन दैट ट्री, एक जो यक्षा था वो एक उस पेड़ पर रहता था। द यक्षा सेड टू द वीवर, जो यक्षा था उसने वीवर से मतलब उस जुलाहे से कहा, मैन आई लिव ऑन दिस ट्री, कि मैं इस पेड़ पर रहता हूँ। डोंट हार्म इट, हार्म का मतलब होता है हानि पहुँचाना, नुकसान करना। डोंट हार्म इट, इसे हानि मत पहुँचाओ। और आप यहाँ पे इस चित्र को भी देख सकते हैं किस तरह से जो व्यक्ति है वो उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ ये जो यक्ष है वो उससे बात कर रहा है। चलिए आगे देखिए। ओ सर मतलब कि श्रीमान, आई एम अ पुअर हेल्पलेस वीवर। क्या अर्थ हुआ?
दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसे नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, सर आई एम अ पुअर हेल्पलेस वीवर, मतलब श्रीमान मैं एक गरीब और लाचार, हेल्पलेस मतलब कि लाचार, में गरीब लाचार जुलाहा हूँ, बुनकर हूँ। माई लूम इज़ ब्रोकन, जो मेरा लूम है, जो मेरा करघा है वो टूट गया है। एंड सो इसलिए आई नीड वुड, मुझे लकड़ी की आवश्यकता है, ज़रूरत है। टू रीमेक द ब्रोकन पार्ट, मतलब कि टूटे हुए हिस्से को दोबारा बनाने के लिए, ऑफ द लूम, लूम के। तो उसने क्या कहा कि मेरा जो लूम है, करघा है, वो टूट गया है और इसलिए मुझे ज़रूरत है लकड़ी की उस लूम के टूटे हुए हिस्सों को दोबारा से बनाने के लिए। प्लीज़ लेट मी कट दिस ट्री, और लेट का मतलब होता है दोस्तों किसी काम को करने देना, जो एक हेल्पिंग वर्ब है। प्लीज़ लेट मी कट दिस ट्री, कृपया मुझे ये पेड़ काटने दीजिए। आगे देखिए, आई हैव बीन सर्चिंग दिस टाइप ऑफ अ ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, इसमें हैव बीन का यूज़ किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कोई क्रिया चल रही है और वो एक लंबे समय से चल रही है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव बिन सर्चिंग, सर्च मतलब ढूंढना, आई हैव बिन सर्चिंग दिस टाइप ऑफ ए ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब क्या हुआ इस लाइन का, मैं एक लंबे समय से इस तरह के पेड़ को ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ अलाउ मी, कृपया मुझे अनुमति दीजिए, टू कट इट, इसको काटने की, और या माई फैमिली विल स्टार्व, स्टार्व का मतलब भूखा मरना, वरना जो मेरा परिवार है वो भूखा मरेगा। द वीवर प्लीडेड, प्लीड का मतलब विनती करना, सेकंड में प्लीडेड, द वीवर प्लीडेड, जुलाहे ने विनती की। द हम्बलनेस ऑफ द वीवर मूव्ड द यक्षा हु सेड, दोस्तों मूव का मतलब होता है द्रवित हो जाना, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है, मतलब भावुक हो जाता है, तो उसे मूव होना कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है द्रवित होना। और हम्बलनेस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा विनीत, तो उसे हम्बलनेस कहा जाता है। द हम्बलनेस ऑफ द वीवर, मतलब जो जुलाहे की जो ये हम्बलनेस थी, जो उसका इतना ज़्यादा मतलब कि विनीत होना था। मूव्ड द यक्ष, उसने मतलब यक्षा को मूव कर दिया, जो यक्षा था वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। हु सेड, जिसने कहा, आई एम प्लीज्ड एट योर पोलाइटनेस, प्लीज्ड का मतलब खुश होना, और पोलाइटनेस का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा, पोलाइट का मतलब होता है इस तरह का विनीत होना, या कह सकते हैं विनम्रता। तो उसने क्या कहा कि आई एम प्लीज्ड एट योर पोलाइटनेस, मतलब मैं आपकी विनम्रता पर से बहुत खुश हूँ। एंड हम्बल मैनर्स, और जो आपका ये जो विनम्र स्वभाव है। लीव दिस ट्री, इस पेड़ को छोड़ दो। एंड आस्क फॉर एनी बून, और कोई भी वरदान मांगो। तो उसने ये जो यक्षा था उसने कहा कि भाई मैं आपकी ये जो मतलब कि शालीनता है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आप इस पेड़ को छोड़ दो और आप जो भी चाहें, आप आस्क फॉर एनी बून, कोई भी आप वरदान मांग लो। आई वुड लाइक टू कंसल्ट माई वाइफ, कंसल्ट का मतलब होता है किसी से विचार विमर्श करना। तो उसने क्या जवाब दिया, आई वुड लाइक टू कंसल्ट माई वाइफ, और लाइक टू का मतलब होता है चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कंसल्ट माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करना चाहूँगा। आई मोस्टली डू वॉट शी एडवाइज, और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, आई मोस्टली डू वॉट शी एडवाइजेस, मतलब मैं ज़्यादातर वो करता हूँ जो वह कहती है। प्लीज़ अलाउ मी, कृपया मुझे अनुमति दें। टू गो बैक होम, घर वापस जाने की। टू नो हर डिज़ायर, उसकी इच्छा को जानने के लिए। द वीवर मेड ए रिक्वेस्ट, जो वीवर था जुलाहा था, उसने एक रिक्वेस्ट की, उसने एक अनुरोध किया। आगे देखिए, ऑल राइट, ठीक है, गो जाओ एंड टॉक टू योर वाइफ, और अपनी पत्नी से बात करो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी तरह का आदेश देते हैं, तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ आपको
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है, साथ में ऑब्जेक्ट को लगाना होता है। तो उसने क्या कहा, ऑल राइट मतलब ठीक है, गो एंड टॉक टू योर वाइफ मतलब जाओ और अपनी पत्नी से बात करो। द यक्षा सेट, यक्षा ने कहा। द वीवर सेट आउट फॉर हिज होम, जो वीवर था, जुलाहा था, वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। ही मेट हिज बार्बर फ्रेंड। दोस्तों बार्बर का मतलब होता है नाई, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मेट। ही मेट हिज बार्बर फ्रेंड मतलब वह अपने नाई दोस्त से मिला। ऑन द वे रास्ते में मतलब वह रास्ते पर अपने नाई दोस्त से मिला। द वीवर टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन्ड, जो वीवर था, जुलाहा था, उसने उसको बताया वॉट हैड हैपन्ड, जो हुआ था उसके बारे में उसने उसे बताया। द बार्बर एडवाइज्ड, एडवाइज का मतलब सलाह देना। जब द बार्बर एडवाइज हिज फ्रेंड मतलब बार्बर ने अपने दोस्त को सलाह दी। आस्क द यक्षा फॉर ए किंगडम, तो उसने क्या सलाह दी कि यक्षा से एक किंगडम मतलब कि राज्य की मांग करो, मांगो। रूल एंड एन्जॉय लाइफ एज ए किंग, रूल का मतलब शासन करना, शासन करो, एंड एन्जॉय लाइफ एज ए किंग, और एक राजा की तरह जीवन का आनंद लो। यू विल हैव ट्रेजरी, आपके पास खजाना होगा। डू चैरिटी, चैरिटी करो मतलब कि दान पुण्य करो। एंड बुक अ स्पेस इन हेवन, और एक हेवन में मतलब स्वर्ग में एक स्थान को बुक करो। आगे देखिए, यू आर राइट, आप सही हो, आप उचित हो। बट आई विल आस्क माई वाइफ अबाउट इट, लेकिन मैं अपनी पत्नी से इस बारे में पूछूंगा। द वीवर इन्फॉर्म्ड, जुलाहे ने सूचित किया। फ्रेंड, दोस्त, डोंट डू सच अ मिस्टेक, तो उसने क्या कहा कि फ्रेंड डोंट डू सच अ मिस्टेक मतलब दोस्त ऐसी गलती मत करना। द वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू हैव से इन सच सीरियस मैटर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, और शुड का प्रयोग यहाँ पैसिव में किया गया है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी तरह की सलाह को दर्शाते हैं तो शुड का प्रयोग किया जाता है, और अगर यदि पैसिव में हो तो शुड के साथ बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा, द वुमेन शुड नॉट बी अलाउड मतलब कि महिला को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टू हैव से इन सच सीरियस मैटर्स, इस तरह के गंभीर मामलों पर बोलने की महिलाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। द महिला को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। द बार्बर एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन, जो बार्बर था उसने अपना जो उसकी ओपिनियन मतलब जो उसकी राय थी उसको उसने व्यक्त किया। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, सेकंड में एक्सप्रेस्ड, तो क्या अर्थ हुआ कि जो बार्बर था, नाई था, उसने अपनी राय को व्यक्त किया। चलिए आगे देखिए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना फ्रेंड, दोस्त, आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग माई वाइफ, तो उसने क्या कहा, आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग माई वाइफ, तो उसने क्या कहा कि मैं अपनी पत्नी से बिना विचार विमर्श किए कुछ भी नहीं करता हूँ। आई मस्ट सीक हर एडवाइस, दोस्तों मस्ट का प्रयोग किसी भी आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई मस्ट सीक हर एडवाइस, और मैं अवश्य ही उसकी जो एडवाइस है मतलब जो सलाह है वो लेता हूँ, मांगता हूँ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SEE के सीक मतलब मांगना। आई मस्ट सीक हर एडवाइस, मैं अवश्य ही उसकी जो सलाह है उसको मांगता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कहानी के बीच में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। जैसा हमने इस कहानी में देखा, यहाँ पर उस व्यक्ति का जो दोस्त है वो उसको ये कह रहा है कि इस तरह के जो गंभीर मसले होते हैं उनमें महिलाओं की मतलब कि महिलाओं को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी व्यक्ति एक समान है और सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने एक समान बुद्धि दी है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महिलाओं को किसी गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति का एक अपनी बुद्धिमानी होती है, हर व्यक्ति का एक अपना ज्ञान होता है। तो हर व्यक्ति को एक समान ही मौका मिलना चाहिए किसी भी मसले पर बोलने का। चलिए आगे देखते हैं क्या अर्थ हुआ। द वीवर रश टू दिस द वीवर रश्ड टू हिज होम, रश का मतलब जल्दी से कहीं पहुंचना। जो वीवर था, जुलाहा था, वो जल्दी से अपने घर पहुंचा। ही रिवील्ड टू हिज वाइफ, रिवील का मतलब किसी बात का खुलासा करना, किसी बात का राज से पर्दा हटाना। उसने अपनी पत्नी को बताया। द यक्षा इंसिडेंट मतलब ये जो यक्षा का जो घटना थी उसके बारे में उसने इन डिटेल मतलब कि पूरे ब्यौरे के साथ उसने अपनी पत्नी को बताया। एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हर, और उसने ये भी उसे सूचित किया। वॉट हिज बार्बर फ्रेंड हैड एडवाइस्ड, की उसका जो नाई दोस्त है उसने उसे क्या सलाह दी थी। यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो उसने अपनी पत्नी को ये भी बताया कि जो उसका दोस्त है उसने उसे क्या सलाह दी थी। द वाइफ ऑफ द वीवर टोल्ड हिम, जो पत्नी थी जुलाई की उसने उसे बताया।
हैविंग किंगडम एंड रूलिंग ओवर इट इज़ ए वेरी रिस्की एंड ट्रबलसम बिजनेस। तो उसने कहा क्या कि हैविंग किंगडम मतलब कि राज्य होना और उस पर शासन करना इज़ ए वेरी रिस्की, ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा और ट्रबलसम परेशानी वाला काम है। आउट ऑफ ग्रीड मतलब कि लालच में वन ब्रदर किल्स अनादर, एक भाई दूसरे को मार देता है। एंड इवन फादर इज स्लेन बाय सन, यहाँ तक कि जो फादर है पिता है उसको भी मार दिया जाता है बेटे के द्वारा। फॉर द थ्रोन सिंहासन के लिए, थ्रोन मतलब सिंहासन। वी डोंट नीड एनी ब्लडी किंगडम, हम कोई भी इस तरह का खून खराबे वाला राज्य नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। वी डोंट, हमें मतलब वी डोंट नीड एनी ब्लडी किंगडम मतलब हमें इस तरह के खून खराबे वाले राज्य की आवश्यकता नहीं है। डार्लिंग यू आर राइट मतलब कि प्रिय आप सही और उचित हो। वॉट शुड आई आस्क फॉर देन, और दोस्तों आस्क को मतलब मांगना, तो उसने आगे क्या कहा, वॉट शुड आई आस्क फॉर देन मतलब फिर मुझे क्या मांगना चाहिए। यू मस्ट आस्क फॉर 2 एक्स्ट्रा हैंड्स एंड 1 एक्स्ट्रा हेड। तो उसने क्या कहा कि यू मस्ट आस्क फॉर, आपको अवश्य ही मांगना चाहिए 2 एक्स्ट्रा हैंड, 2 एक्स्ट्रा हाथों को, एंड 1 एक्स्ट्रा हेड और एक एक्स्ट्रा सर मांगना आपको चाहिए। यू विल वर्क डबल, आप डबल मेहनत करोगे मतलब काम करोगे। एंड अर्न डबल द मनी, और आप डबल पैसे कमाओगे। वी शैल बी रिच इन ए शॉर्ट टाइम, और हम थोड़े ही समय में अमीर हो जाएंगे। द वीवर वेंट बैक टू द यक्षा एंड टोल्ड हिम वॉट हिज वाइफ हैड एडवाइज। जो वीवर था वेंट बैक टू द यक्षा, वो यक्षा के पास वापस गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया वॉट हिज वाइफ हैड एडवाइज्ड, कि उसकी पत्नी ने उसे क्या सलाह दी थी उसके बारे में उसने बताया। लॉर्ड मतलब कि स्वामी, गिव मी 2 मोर हैंड्स मतलब मुझे 2 और हाथ दो। एंड 1 एन एक्स्ट्रा हेड, और एक एक्स्ट्रा सर दो। सो बी इट, ऐसा ही हो। द यक्षा ब्लेस्ड द वीवर, जो यक्षा था उसने वीवर को मतलब उस जुलाहे को आशीर्वाद दिया। एट वंस तुरंत 2 हैंड्स एंड अ हेड ग्रीव, 2 हाथ और एक सर थे वो ग्रीव मतलब कि उग आए। ऑन द बॉडी ऑफ द वीवर, जुलाहे के शरीर पर। टू मेक हिम 2 हेडेड, उसको 2 सर का बनाकर। एंड 4 आर्म मार्बल, और एक 4 हाथों का बनाकर। वैन द वीवर रीच्ड हिज विलेज, जब जो वीवर था जुलाहा था वो अपने गाँव पहुँचा। द पीपल टुक हिम फॉर सम गॉड, लोगों ने उसे टुक हिम फॉर सम गॉड, उसे कोई ईश्वर माना। एंड रिस्पेक्टेड हिम, और उसका उन्होंने सम्मान किया। फॉर द चॉइस, इस सलाह चॉइस के लिए। दैट ही हैड मेड, जो उसने मांगी थी। सून, जल्दी ही। द वीवर एंड हिज वाइफ बिकेम रिच, जो जुलाहा था और उसकी पत्नी वो अमीर हो गए। बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत कर कर। और दोस्तों अब इस कहानी का जो गिस्ट है, कंक्लूजन है, हम वो भी एक बार देख लेते हैं क्या ये कहता है। द वीवर डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड हु गेव हिम एन ईजी वे टू बिकम रिच। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आपके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? द वीवर डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड, मतलब वीवर ने, जुलाहे ने अपनी दोस्त की बात को नहीं सुना। हु गेव हिम एन ईजी वे टू बिकम रिच, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हु गेव हिम एन ईजी वे, जिसने उसको एक आसान रास्ता बताया टू बिकम रिच, अमीर बनने का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो जुलाहा था उसने अपनी दोस्त की बात को नहीं सुना, जिसने उसे अमीर होने का एक आसान रास्ता बताया था। बट द वीवर्स वाइफ चोज ऑनेस्टी, लेकिन जो जुलाहे की पत्नी थी, और दोस्तों चूज मतलब किसी चीज़ को चुनना, सेकंड चूज, उसकी जो जुलाहे की पत्नी थी उसने ईमानदारी को चुना। एंड हार्डवर्क, उसने ईमानदारी और मेहनत को चुना। वी मस्ट डू द सेम, हमें भी अवश्य ही ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों कहानी का जो सार है आखिर में वो यही है कि जो मेहनत है वही व्यक्ति को अमीर बना सकती है या फिर उसको खुशहाल बना सकती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैंने कई कमेंट्स देखे और आप लोग बोलते हैं सर आप कोई NCERT की बुक लेके आइए। तो आज मैं कोशिश करूँगा, जो आज मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो कहानी मैं लेकर आऊँ वो NCERT की बुक से ही हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।